इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ द सम चल रहा था, उसमें नेक्स्ट आर्टिकल है, अगला आर्टिकल है टू फाइंड बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की मदद से प्राप्त करना, किसको, द लिमिट को निकालना इंटीग्रेशन की मदद से व्हेन n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ द सम ऑफ अ सीरीज। एक सीरीज आपको दी गई होगी, उस सीरीज का आपको सम निकालना है, किससे, लिमिट की मदद से, और वो भी किसमें, इंटीग्रेशन की मदद से। टू फाइंड बाय इंटीग्रेशन द लिमिट, आपको एक लिमिट को कैलकुलेट करना है इंटीग्रेशन की मदद से, और ये लिमिट है किसकी, एक सीरीज के सम की है, और ये निकाला जाएगा n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर। छोटी सी बात में कहें तो एक इनफाइनाइट सीरीज दी गई है, उस इनफाइनाइट सीरीज की लिमिट निकालनी है इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हुए। इसमें मेथड देना, वर्किंग रूल हेडिंग डाल देना, वर्किंग रूल, काम करने का तरीका। फिर से हम बोल रहे हैं, एक इनफाइनाइट सीरीज दी गई होगी, ठीक, जैसे मान लें एग्जांपल के तौर पर 1/n+1 प्लस 1/n+2 प्लस 1/n+3 प्लस 1/n+4 प्लस सो ऑन प्लस 1/n+n, ये आपको एक सीरीज दी गई है, और इसमें किसी ने कह दिया कि n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर इस सीरीज की लिमिट कितनी होगी, लिमिट ऑफ दिस सीरीज एज n टेंडिंग टू इंफिनिटी, यानी n बढ़ते हुए इंफिनिटी जा रहा है तो नंबर ऑफ टर्म कुल कितनी तरफ बढ़ रहे हैं, इंफिनिटी की तरफ। तो एक इनफाइनाइट सीरीज आ चुकी है, हमें इस इनफाइनाइट सीरीज की लिमिट निकालनी है इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हुए, यही आर्टिकल है, टू फाइंड बाय इंटीग्रेशन द लिमिट व्हेन n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ द सम ऑफ अ सीरीज। इसमें वर्किंग रूल लिखना, काम करने का तरीका, एक तो पैटर्न होगा, इसी वर्किंग रूल के आधार पर हम लोग चलेंगे और पूरी सीरीज की लिमिट निकाल लेंगे या पूरी सीरीज का सम निकाल लेंगे। सीरीज की लिमिट निकालने का मतलब सीरीज का सम निकालना। अगर शुरुआत में याद हो, जो अभी जब सीरीज सॉल्यूशन शुरू हुआ है, जहां पर सॉरी सीरीज सॉल्यूशन बोल रहे हैं, जो सीरीज शुरू हुई है सीक्वेंस के बाद, वहां पर हम लोग यही काम करते थे, हम लोग एक सीरीज लिखते थे u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस अप टू सो ऑन प्लस un प्लस अप टू सो ऑन। इसका हम पार्शियल सम बनाते थे, ये होता था s1, इन दोनों का जोड़ ये होता था s2, ये इस तरह 3 का जोड़ s3 होता था, और इस तरह n का जोड़ कौन होता था, sn होता था। तो हमें इस इनफाइनाइट सीरीज का सम निकालना है, किसके द्वारा, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, और ये काम करेंगे हम किससे, इंटीग्रेशन की वजह से। वर्किंग रूल में लिखना, सबसे पहला वर्किंग रूल, पहला लिखना, राइट डाउन दी rth टर्म। सबसे पहला काम ये होगा कि जो आपको इनफाइनाइट सीरीज दी गई है, आप उस सीरीज का rth टर्म यानी इसका जनरल टर्म कैलकुलेट कीजिए या जनरल टर्म फॉर्मुलेट कीजिए। लिखना, राइट डाउन, लिखिए, राइट डाउन द rth टर्म ऑफ द सीरीज, राइट डाउन द rth टर्म ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज। सबसे पहला काम, जो आपको इनफाइनाइट सीरीज दी गई है, जो आपको इनफाइनाइट सीरीज दी गई है, सबसे पहले आप उस इनफाइनाइट सीरीज के टर्म को पहचानिए और पहचान करके उसका जनरल टर्म लिखिए जो उसका rth टर्म होता है। राइट डाउन द rth टर्म ऑफ द सीरीज, फुल स्टॉप। लिखना, इफ इट कंटेन्स, जो आपने ये जनरल टर्म निकाला हुआ है, अगर ये जनरल टर्म r को कंटेन करता है, जैसे एग्जांपल के तौर पर जनरल टर्म आया 1/n+r, तब तो ये अपने अंदर में r को कंटेन करता है, ये आपका जनरल टर्म होगा। लेकिन खुदा ना खास्ता आप जनरल टर्म निकालिए और जनरल टर्म में आपको r की बजाय r-1 मिल चुका है, तो आपको इसको rth टर्म बनाना पड़ेगा। हम यहाँ पर जहां r है उसको हटा करके r की जगह पर r+1 रख देंगे, तो +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, वापस टर्म बन जाएगा r के फॉर्म में। तो पहला काम, जो सीरीज आपको दी गई है, सीरीज को पहचानिए, सीरीज पहचानने के बाद आप उसका जनरल टर्म यानी कि rth टर्म लिखिए। अगर उस rth टर्म में r खुद इन्वॉल्व है तब तो ठीक, काम बन चुका है, लेकिन अगर उसमें r इन्वॉल्व नहीं है, r-1 इन्वॉल्व है, तो आप एक काम कीजिए, r को रिप्लेस कर दीजिए r+1 से, तो +1 -1 कैंसिल आउट हो जाएगा, rth टर्म आपके हाथ में है। Write down the rth term of the series if it contains, if it contains, अगर ये आया हुआ जनरल टर्म रखता है, if it contains small r, अगर ये जनरल टर्म अपने अंदर में r को रखता है, कॉमा, it is the general term, तो यही आपका जनरल टर्म होगा, it is the general term, it is the general term, ठीक।
फुल स्टॉप। बट लेकिन अगर ऐसा नहीं होता कि आपने जनरल टर्म तो बनाया लेकिन जनरल टर्म अपने अंदर में आर को कंटेन नहीं करता है बल्कि वो r माइनस वन को कंटेन करता है, बट इफ इट इन्वॉल्व्स, इफ इट इन्वॉल्व्स, बट इफ इट इन्वॉल्व्स, लेकिन अगर ये अपने अंदर में इन्वॉल्व करता है किसे, r माइनस वन को, बट इफ इट इन्वॉल्व r माइनस वन, चेंज, आप एक बदलाव कीजिए, चेंज स्मॉल r बाई r माइनस वन, तब आप इस r की जगह पर कितना पुट कर दीजिए, सॉरी r प्लस वन पुट कर दीजिए, चेंज दिस r टू द r प्लस वन या बाई r प्लस वन, ठीक, टू ऑब्टेन, प्राप्त करने के लिए। फिर दोहरा रहे हैं, सबसे पहले आपको जो सीरीज दी गई है उस सीरीज का आर्थ टर्म निकालिए, आर्थ टर्म निकालने के बाद चेक कीजिए अगर उस आर्थ टर्म में खुद r इन्वॉल्व है तब तो ये बात सही है, आप इससे काम कर दीजिए, लेकिन अगर r की बजाय r माइनस वन इन्वॉल्व है तो पहला काम ये कीजिए, r को हटा दीजिए इससे r प्लस वन से, ठीक, और अब चूंकि आपने r प्लस वन रखा है तो ये जो टर्म अब आएगा वो आपका r प्लस वन टर्म होगा, टू ऑब्टेन r प्लस वन टर्म, r plus one term which is a general term, which is the general term, और यही आपका जनरल टर्म बन जाएगा, which is the general term, फुल स्टॉप। दूसरा लिखना, सेकंड वर्किंग रूल में दूसरा पॉइंट इसमें लिखना, इन द जनरल टर्म, जो अब आपको जनरल टर्म मिला हुआ है, इन द जनरल टर्म, ठीक, जो आपको जनरल टर्म मिला है उस जनरल टर्म में फिर बदलाव की बात आ रही है, इन द जनरल टर्म पुट, आप रख दीजिए, जनरल टर्म में आपको n मिला होगा, आप n को रिप्लेस कर दीजिए 1 अपॉन h से, इन द जनरल टर्म पुट n इज इक्वल टू 1 अपॉन h, और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, एंड सिंप्लीफाई इट, और इसे पूरे को सिंप्लीफाई कीजिए, एंड सिंप्लीफाई इट सो एज टू गेट, सिंप्लीफाई इट सो एज टू गेट, इस प्रकार सिंप्लीफाई कीजिए कि आपको जो न्यूमरेटर मौजूद है ऊपर का हिस्सा उसमें आपको h का फैक्टर मिल जाए, सो एज टू गेट h एज अ फैक्टर, h एज अ फैक्टर टू द न्यूमरेटर, sorry, of the numerator, वापस सुनना, हम सारी बातें वन बाय वन दोहरा रहे हैं, इत्मीनान से इसको समझते हुए चलना। राइट डाउन दी आफ्टर, पहले आप अपनी सीरीज को देखिए, आपको इस सीरीज का सम निकालना है n टेंडिंग टू इंफिनिटी पर, ठीक, और वाया इंटीग्रेशन निकालना है। तो पहला काम हम ये करेंगे कि हम अपनी सीरीज को पहचानेंगे, सीरीज पहचानने के बाद हम उसका जनरल टर्म यानी आर्थ टर्म लिखेंगे, आर्थ टर्म में अगर खुद r इन्वॉल्व रहा कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन अगर इस आर्थ टर्म को आपने निकाला और इसमें r माइनस वन इन्वॉल्व होता है तो आप r को रिप्लेस कर दीजिए r प्लस वन से। सोचो आर्थ टर्म है तो ये r है, r प्लस वन कर देंगे तो ये टर्म बन जाएगा r प्लस वन टर्म, और अब मेरा जो जनरल टर्म होगा वो r प्लस वन टर्म होगा। इतने के बदलाव के बाद अब जो आपका जनरल टर्म आया हुआ है उस जनरल टर्म में जहां n होगा उस n को रिप्लेस कर देंगे 1 अपॉन h से, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई हम इस तरीके से करेंगे कि हमको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी ऊपर के हिस्से में, न्यूमरेटर के हिस्से में हमको h का एक फैक्टर कॉमन नजर आने लगेगा, दैट इज, अर्थात इसका मतलब ये हुआ, दैट इज एक्सप्रेस द जनरल टर्म, एक्सप्रेस द जनरल टर्म, एक्सप्रेस द जनरल टर्म, आप अपने जनरल टर्म को एक्सप्रेस कीजिए, ठीक, एज, इस तरीके से जैसे वो हो h इंटू फंक्शन ऑफ r इंटू h, यानी हम अपने जनरल टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करते करते उसको इस कंडीशन में लाएंगे कि वो देखने में हमको h इंटू फंक्शन ऑफ r h का टर्म दिखाई दे, ठीक। थर्ड पॉइंट लिखना है इसमें, तीसरा पॉइंट, इन द फॉर्म ऑफ द जनरल टर्म, in the form of the general term,
of the general term. In the form of the general term obtained in step 2, obtained in step 2, in the form of the general term obtained in step 2, put r h is equal to small x. अब अगला काम आप ये कीजिए कि आपको ये सेकंड स्टेप में जो जनरल टर्म मिला हुआ है, इस जनरल टर्म में आप जहां पर आर एच है उस आर एच की जगह पर कितना पुट कर दीजिए, एक्स पुट कर दीजिए। इन द फॉर्म ऑफ द जनरल टर्म ऑब्टेन्ड इन स्टेप 2 पुट आर एच इज इक्वल टू एक्स एंड, और इसके साथ रिप्लेस कर दीजिए, एंड रिप्लेस ये जो h है इस h को रिप्लेस करना है, एंड रिप्लेस स्मॉल h बाई dx, और जहां आपको h नजर आ रहा है उस h को आप रिप्लेस कर दीजिए dx से। वापस सुनना, हमने जितनी बातें कही हुई हैं, सबसे पहले जनरल टर्म निकाला। अगर जनरल टर्म में r इन्वॉल्व है मान लो यहीं पर ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर r-1 इन्वॉल्व है तो r-1 में r को हटा करके r+1 रखेंगे। अब मेरा जो जनरल टर्म होगा वो r+1 टर्म होगा। इसके बाद आए हुए जनरल टर्म में हम n बराबर 1/h रख देंगे और इसको इस तरीके से सिंपलीफाई करेंगे कि हमको न्यूमरेटर में h एज ए फैक्टर मिल जाए। तो न्यूमरेटर आपका बन जाएगा h इंटू फंक्शन ऑफ आर एच, ये पूरा बन गया। अब इस पूरे बने हुए में जहां जहां आर एच है उस आर एच की जगह पर कितना पुट कर देंगे, x, और जहां पर h है उस h की जगह पर कितना पुट कर देंगे, dx। इतना नोट करो, अगला कराते हैं, फिर अभी वर्किंग ग्रुप। चौथा नियम लिखना है इसमें, फोर्थ। अब अगला काम हम ये करेंगे। अब जो हमको जनरल टर्म मिला हुआ है, ठीक, पुट द जनरल टर्म टर्म्स। जो आपको स्टेप 2 में जनरल टर्म मिला हुआ है आप इसको रखिए। एक बार जनरल टर्म को उठा करके अपनी सीरीज के पहले टर्म के बराबर रखिए, फिर जनरल टर्म को उठा करके अपनी सीरीज के लास्ट टर्म के बराबर रखिए। जैसे सीरीज का फर्स्ट टर्म था 1/n+1 और सीरीज का लास्ट टर्म था 1/n+n। तो हम एक काम करेंगे, अब इसमें जैसे हमें जनरल टर्म मिला 1/n+r, तो हम एक बार इस जनरल टर्म को बराबर कर देंगे अपने पहले टर्म के, और फिर हम इसी जनरल टर्म को बराबर कर देंगे लास्ट वाले टर्म के। ये बात लिख रहे हैं, लिखना, पुट द जनरल टर्म is equal to first term। सबसे पहला काम अब आप ये कीजिए कि जो आपका जनरल टर्म आया है इसको आप बराबर रख दीजिए पहले टर्म के, एंड जनरल टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म, और इसी जनरल टर्म को आप बराबर कर दीजिए अपने लास्ट टर्म के। ठीक, फाइंड द वैल्यूज ऑफ r, और ये सब करने के बाद आप r की वैल्यू निकालिए। फाइंड the values of small r। अब आप इस small r की वैल्यू को निकालिए। find the value of small r for the first and last, for the first and last term, फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। अब आप अपने जो पहला टर्म था, क्योंकि जनरल वैल्यू इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, तो आप अपने फर्स्ट टर्म के लिए r की वैल्यू निकालिए, और जनरल टर्म इज इक्वल टू आपने रखा है लास्ट टर्म, तो अपने लास्ट टर्म के लिए भी आप r की वैल्यू निकालिए। इसी को लिखा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ r फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, एंड हेंस, और जब ये मिल गया तो आपको rh की भी वैल्यू मिल जाएगी, एंड हेंस द वैल्यू ऑफ rh, and hence the value of RH, और ये मिल गया तो अब आपको वैल्यू मिल जाएगी RH की। दैट इज आपको वैल्यू कौन मिली, RH कौन है, RH को अभी हमने ये रिप्लेस किया है x से, दैट इज ऑफ x, यानी आप x की वैल्यू निकालिए। ठीक, फाइंड द लिमिट
अब आप जो वैल्यू आई हुई है इसके लिए आप लिमिट निकालिए, क्योंकि इंटीग्रेशन करना है तो एक लोअर लिमिट चाहिए, एक अपर लिमिट चाहिए। ठीक ना? फाइंड द लिमिट्स, फाइंड द लिमिट्स of these values, find the limits of these values, find the limit of these values। और ये जो आप लिमिट अब निकाल रहे हैं, ये लिमिट आप निकालिए h टेंडिंग टू 0 पर। फाइंड द लिमिट ऑफ these values when h टेंडिंग टू 0, when लगा देते हैं, when h टेंडिंग टू 0। ठीक, 5 पर और आखिरी इंटीग्रेट द एक्सप्रेशंस। अब आप अपने एक्सप्रेशंस को इंटीग्रेट कीजिए, integrate the expressions, integrate the expressions obtained in step 3। ये जो तीसरे स्टेप में आपको एक्सप्रेशंस मिला हुआ है, जहां आपने RH = x और h की जगह पर dx रखा है, अब आप इसको इंटीग्रेट कीजिए आई हुई लिमिट के बीच में। जो आपको लिमिट मिली हुई है यहां से h टेंडिंग टू 0 पर, एक इसमें लोअर लिमिट मिलेगी, एक इसमें अपर लिमिट। इन्हीं दोनों लिमिट के बीच में स्टेप 3 में आए हुए एक्सप्रेशंस को आप इंटीग्रेट कर डालिए। इंटीग्रेट द एक्सप्रेशंस obtained in step 3, obtained in step 3। तीसरे स्टेप में जो आपको एक्सप्रेशंस मिला है, आप उसको इंटीग्रेट कीजिए बिटवीन द लिमिट, उस लिमिट के बीच में, बिटवीन द लिमिट, बिटवीन द लिमिट्स found, between the limits found in step 4, in step 4। और चौथे स्टेप में जो आपको लिमिट मिली हुई है, उस लिमिट के बीच में आप अपने तीसरे स्टेप में मिले हुए एक्सप्रेशंस को इंटीग्रेट कर डालिए। ठीक, जो आएगा वही आपका लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन है। These are the limit of integration। लाइन चेंज करके लिखते हैं ना, these are, और ये जो है these are the limit of integration, these are the limit of integration, these are the limit of integration। सर ये यहां से हटा देते हैं, ये इसकी कोई जरूरत अपने को नहीं है। इंटीग्रेट द एक्सप्रेशंस ऑब्टेन्ड इन द स्टेप 3। आप इस स्टेप 3 में जो आपको एक्सप्रेशन मिला है, इसको आप इंटीग्रेट कीजिए किस लिमिट के बीच में, जो लिमिट आपको स्टेप नंबर 4 से मिलेगी, उस लिमिट के बीच में आप इसको इंटीग्रेट कीजिए। जो आएगा वो आपका आंसर होगा। यानी दिस इज द रिक्वायर्ड लिमिट लिख सकते हैं, दिस इज रिक्वायर्ड लिमिट, दिस इज रिक्वायर्ड लिमिट। वर्किंग रूल से बिल्कुल टेंशन ना ले, वर्किंग रूल सवाल लगाते लगाते अपने आप रट उठेगा, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है। जितना स्टेप है वो एक बार फिर से सुन लो। सबसे पहला काम जो हम करेंगे, वो पहला काम हम ये करते हैं कि जो सीरीज हमको दी गई है, उस सीरीज में हम जनरल टर्म को पहचानते हैं। अगर उस जनरल टर्म में r इन्वॉल्व होता है, हमारी जरूरत वहीं पर खत्म हो गई, वो मेरा rth टर्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें r की जगह r-1 होता है, तो पहला काम करेंगे, इसको r के टर्म में ले आएंगे, यानी r की जगह r+1 रख देंगे। अब मेरा जो r+1 टर्म है, ये मेरा जनरल टर्म बन जाएगा, और इस जनरल टर्म को लेकर के हम काम बढ़ाएंगे। ठीक, इसके बाद हम एक काम करते हैं, आए हुए पूरे एक्सप्रेशंस को सॉल्व करते हैं और उसको h into RH का फॉर्म बनाते हैं, यानी n is equal to 1/h रखते हैं इन द जनरल टर्म, पुट n is equal to 1/h एंड सिंपलीफाई इट, और इसको सिंपलीफाई करते हैं। ऊपर आपको न्यूमरेटर में h का एक फैक्टर मिलेगा और फंक्शन ऑफ RH बन जाएगा। मतलब जहां जहां पर होगा वहां वहां केवल RH नजर आएंगे, फंक्शन ऑफ RH बन गया। अब आप फंक्शन ऑफ RH बन चुका है, तो ये जो जनरल फॉर्म आपको ऑब्टेन्ड हुआ है, यहां से इस पूरे जनरल फॉर्म में RH की जगह पर x रख दीजिए और h की जगह पर dx रख दीजिए। ये आपको एक्सप्रेशंस मिल चुका है, जिसको आपको इंटीग्रेट करना है। अब लिमिट निकालते हैं। लिमिट निकालने के लिए हमें काम करना पड़ेगा, जो जनरल टर्म आया है उसको आप अपनी सीरीज के पहले टर्म के और उसी जनरल टर्म को अपनी सीरीज के लास्ट टर्म के बराबर रख दीजिए। बराबर रखेंगे तो पहले को और दूसरे को सॉल्व करने से आपको r की वैल्यू मिलेगी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ r, इसीलिए लिखा है वैल्यूज ऑफ r। r की वैल्यू को निकालिए इन दोनों जगह से, फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, पहले टर्म के लिए भी r और लास्ट टर्म के लिए भी r, एंड हेंस द वैल्यू ऑफ rh, और इसका मतलब आपको वैल्यू rh की यानी x की वैल्यू मिल जाएगी। फाइंड द लिमिट्स ऑफ दीज वैल्यूज, और ये जो वैल्यूज आ रही हैं आप इनकी लिमिट निकालिए कब, h टेंडिंग टू 0 पर।
h टेंडिंग टू 0 पर जो आपको पहले से लिमिट मिलेगी फर्स्ट टर्म से, दैट्स लोअर लिमिट, और जो आपको लास्ट टर्म और जनरल टर्म को बराबर करने पर जो वैल्यू आई थी उससे जो लिमिट मिलेगी वो आपकी अपर लिमिट होगी। दोनों लिमिट के बीच में आप अपने थर्ड स्टेप में आए हुए एक्सप्रेशंस को इंटीग्रेट कर दीजिए, जो है वो आपका आंसर है। अब न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं यहां से, और ये सारा स्टेप बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं, ये अपने आप याद हो जाएगा न्यूमेरिकल लगाते लगाते। न्यूमेरिकल की शुरुआत करते हैं लोग। प्रॉब्लम नोट करना, हम एक साथ कई न्यूमेरिकल लिख रहे हैं, वन बाय वन हम एक एक लगाते चलेंगे। प्रॉब्लम प्रॉब्लम है फाइंड बाय इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की सहायता से प्राप्त कीजिए। फाइंड बाय इंटीग्रेशन, फाइंड बाय इंटीग्रेशन द लिमिट, इंटीग्रेशन की सहायता से लिमिट प्राप्त कीजिए। फाइंड बाय इंटीग्रेशन द लिमिट एज एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ द सीरीज, ऑफ द सीरीज। पहली दी गई है फर्स्ट 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस 1 अपॉन n प्लस 3, इस तरीके से चलते हुए सो ऑन प्लस 1 अपॉन n प्लस n। ये पहली सीरीज दी गई है। दूसरा देखना b, b हमें दिया गया है n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, मतलब 2n स्क्वायर आप इसको लिख सकते हो। c, c दिया गया है n अपॉन n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, इस तरीके से चलते हुए प्लस अप टू सो ऑन प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। और d है 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 2 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 अपॉन n माइनस n प्लस n माइनस 1। ये चार न्यूमेरिकल हैं, बारी बारी वन बाय वन एक एक को लगाते हैं। न्यूमेरिकल नोट कर लो, शुरुआत करते हैं। पहले न्यूमेरिकल की शुरुआत कर रहे हैं। सॉल्यूशन लिखना, सॉल्यूशन सबसे पहला काम, दी गई सीरीज से जनरल टर्म को यानी आर्थ टर्म को निकालना। लिखना हियर आर्थ टर्म को हम टी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। टी आर इज इक्वल टू, ध्यान दें पहला टर्म है तो n प्लस 1, दूसरा टर्म है तो n प्लस 2, दूसरा टर्म तो यहाँ तीसरा टर्म n प्लस 3, तो इसका मतलब आर्थ टर्म होगा तो होगा 1 अपॉन n प्लस r। ये आपका जनरल है। और सोचो इस जनरल टर्म में r ऑलरेडी मौजूद है, r माइनस 1 नहीं है, तो इसका मतलब यही आपका जनरल टर्म होगा। आपको r को रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है। 1 अपॉन n प्लस r, ठीक। which involves r, आगे हम लिख देते हैं ऐसे, which involves, जो अपने अंदर में शामिल किए हुए हैं, इन्वॉल्व किए हुए हैं, which involves r, ठीक, जो अपने अंदर में r को इन्वॉल्व किए हुए हैं, ठीक। so it is जनरल टर्म, आगे लिख देना है so it is जनरल टर्म,
सो इट इज जनरल टर्म, इसलिए यही आपका जनरल टर्म होगा। अब अगर इसी की जगह r माइनस वन होता, जैसे ये होता 1/n प्लस r माइनस वन, तो हम तुरंत यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देते 1/n प्लस और r को हटा के इसकी जगह पर r प्लस वन माइनस वन प्लस वन, अब ये आता 1/n प्लस। अब ये मेरा r प्लस वन टर्म जनरल टर्म बनता है। खैर अभी हमको इसकी जरूरत नहीं है। which involve small r so it is a general term। अगला काम सुनिए, जब आपको जनरल टर्म मिलता है तो जहां जहां पर n है इसकी जगह 1/h रख दिया जाता है और इसको सिंपलीफाई करते हैं। लिखना चाहे तो आप स्टेप में कर सकते हो, ये आपका पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप देखना इसमें, सेकंड स्टेप है पुट n is equal to 1/h, जहां जहां n है उसकी जगह पर 1/h रखते हैं। तब सोचो ये जनरल टर्म क्या बन जाएगा, देन जनरल टर्म इज इक्वल टू, अब आपका जनरल टर्म बनेगा 1/n की जगह पर आपने रख दिया 1/h और प्लस कितना r। अब सोचो इसको सिंपलीफाई करो तो ऊपर यानी न्यूमरेटर में h का फैक्टर बनना चाहिए, ये ऊपर जाएगा, दिस इज इक्वल टू h/1 प्लस rh, ये बन गया। अगला काम याद करते हैं, तीसरे स्टेप में, पहले स्टेप में जनरल टर्म निकाला, दूसरे स्टेप में यहां आए हुए जनरल टर्म में n की जगह पर 1/h रख दिया, सिंपलीफाई किया, ऊपर न्यूमरेटर में h का फैक्टर बन गया और ये पूरा बन गया फंक्शन ऑफ rh। अब इसमें rh शामिल है। अगला काम ये करते थे, ये जो rh है इसकी जगह पर x रख देंगे और h की जगह पर dx रख देंगे। अगला काम ये करते हैं, थर्ड स्टेप में आते हैं, स्टेप नंबर 3। तीसरे स्टेप में लिखना पुट, फिर से रखिए पुट r h इज इक्वल टू x, जहां जहां r h है उसकी जगह पर x रखिए, एंड h इज इक्वल टू x और h की जगह पर x रख दीजिए। वी हैव, तब हमको जो एक्सप्रेशंस मिलता है वो लिख रहे हैं। एक्सप्रेशंस हमारा बन चुका है dx/1 प्लस x, इसे हमको इंटीग्रेट करना है, लेकिन इसको इंटीग्रेट करने से पहले हमको लोअर लिमिट और अपर लिमिट लानी पड़ेगी। चलो उसको निकालते हैं। एक्सप्रेशन बन चुका है dx/1 प्लस h। अगला स्टेप क्या करना है, अब हम क्या करते थे, जो मेरा ये जनरल टर्म आया हुआ है, ये जनरल टर्म, इस जनरल टर्म को सीरीज के पहले और सीरीज के लास्ट टर्म के बराबर बराबर रखते थे। एक बार पहले टर्म के बराबर रखो, एक बार लास्ट वाले के बराबर लिखना। तीसरे स्टेप पे, चौथे स्टेप में आना, फोर्थ स्टेप, पुट जनरल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म। हम सारे स्टेप एक बार इसलिए लिख रहे हैं जिससे वर्किंग रूल याद हो, तुम लोगों को काटना होगा तो काट सकते हो। पुट जनरल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, आप अपने जनरल टर्म h/1 प्लस rh को उठाइए और पहले टर्म के बराबर रखिए। कितना मिलेगा 1/1 प्लस rh, और इसको हम बराबर रख रहे हैं फर्स्ट टर्म 1/n प्लस 1, ये हो गया। एक चीज हम लोग यहाँ पर गड़बड़ी करती है, जनरल टर्म ये नहीं था, ये तो जनरल टर्म n इज इक्वल टू 1/h रखने के बाद आया था, सॉरी गलती हो गई, ये नहीं रखी है, ये वाला पहला टर्म जनरल टर्म आपका ये है, इसको आप इसके बराबर रखिए और इसी जनरल टर्म को आप इनके बराबर रखिए। चलो शुरुआत करते हैं, ये बनेगा 1/n प्लस r, दैट्स द जनरल टर्म इज इक्वल टू 1/n प्लस 1। आओ कंपैरिजन कराते हैं, 1 की जगह 1, n की जगह n, तो r इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू 1। ये आपके पहले टर्म के लिए आया। अब सुनना, फिर इसी जनरल टर्म को उठाओ, लास्ट टर्म के बराबर रखो, लिखना जनरल टर्म, पुट जनरल टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म, जनरल टर्म को बराबर कीजिए लास्ट टर्म के। अब की बार देखना, लास्ट टर्म है n प्लस n, तो 1/n प्लस r इज इक्वल टू 1/n प्लस n। फिर कंपैरिजन कराएं तो r बराबर अब की बार कितना मिला n, दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू n। नोट कर लो, यानी जब आप पहले टर्म के लिए सॉल्व करते हो तो r की वैल्यू 1 आती है, जब आप लास्ट टर्म के लिए सॉल्व करते हो तो r की वैल्यू n आती है। दोनों नोट कर लो।
अब हम आर एच की वैल्यू निकालते हैं पहले और लास्ट वाले टर्म के लिए। इतना पहले नोट करो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ध्यान देना, जो हमारा ये आया हुआ है आर एच। अब हम इस आर एच की वैल्यू पहले और लास्ट टर्म के लिए लिख रहे हैं, यहां पर लिख रहे हैं, तुम लोग अलग से नीचे लाइन पे लिखना। Therefore, values of RH for first and last term, इसलिए वैल्यू जो होगी किसकी, आर एच की वैल्यू आपके पहले और आपके आखिरी वाले टर्म के लिए, ठीक, ये होगी फॉर फर्स्ट टर्म आर एच बन जाएगा। सोचो पहले टर्म के लिए आर बराबर कितना है, 1 है, तो पहले टर्म के लिए आर एच बन जाएगा कितना, एच, और लास्ट टर्म के लिए यही आर एच आपका बदल जाएगा, जिसमें आर इज इक्वल टू कितना, एन, तो ये बदल जाएगा एन एच। नोट करो, पहले टर्म के लिए जो आर एच आएगा वो आपका केवल और केवल एच आएगा, और दूसरे टर्म के लिए जो आएगा वो कितना आएगा, कि एन एच आएगा। दैट इज, यहां लिखना, दैट इज, ये तो रहेगा h और दैट इज। अब एक चीज गौर करो, हम लोग शुरू में ही कह चुके हैं इनिशियल स्टेज में, ये रहा आर एच इज इक्वल टू एक्स, और यहीं से एक और बात हम लोगों ने लिखी हुई थी, उसको भी यहीं पर निपटा देते हैं। यहां पर निकाला है ये, हम लोगों ने n इज इक्वल टू 1/h पुट किया था, तो लास्ट टर्म के लिए जो आपको आर एच मिल रहा है, आर की वैल्यू n है, ये बदल गया किसमें, NH में, लेकिन NH को अगर देखा जाए तो NH इज इक्वल टू कितना होगा, 1, तो दैट इज, इसको लिख देते हैं दैट इज 1, ये रहा। यानी पहले टर्म के लिए आपका जो RH है वो H ही रहेगा, और लास्ट टर्म के लिए आपका जो RH है, जो कि लास्ट टर्म के लिए R बराबर N था, तो ये NH हुआ, लेकिन हमको पता है हमने N इज इक्वल टू 1/h पुट किया है, तो आपकी यही चीज कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। नोट करो, ठीक। अब हम इस पर लिमिट को प्रोसीड करते हैं। हमें लिमिट निकालनी थी h टेंडिंग टू 0 पर, पहले वाले के निकालेंगे वो मेरी लोअर लिमिट बनेगी, अगले वाले के लिए हमारी अपर लिमिट बनेगी। लिखना, नाउ लिमिट, ठीक, एट h टेंडिंग टू द 0, जब h टेंड्स करेगा किसकी तरफ, 0 की तरफ, तब लिमिट निकालना है। नाउ लिमिट एज h टेंडिंग टू 0, पहले लोअर लिमिट निकाल लेते हैं। लोअर लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू द 0, और पहले टर्म के लिए h, हमको पता है इसकी लिमिट कितनी आएगी, 0। अपर लिमिट देखना, अपर लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, और किसकी वैल्यू, RH की वैल्यू के लिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, RH की वैल्यू देखना कितनी है, 1, दैट्स द कांस्टेंट, और अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब अपर लिमिट कितनी बनी रहेगी, 1। अब हम आए हुए एक्सप्रेशंस को, ये एक्सप्रेशंस आया था, ये dx अपॉन 1 प्लस x, इसको हम लोअर लिमिट 0 से लेकर के अपर लिमिट 1 तक के बीच में इंटीग्रेट कर देंगे, वही मेरा आंसर होगा। लिखना, लिखो, therefore, इसलिए रिक्वायर्ड इंटीग्रल, जो आपको इंटीग्रल चाहिए, या रिक्वायर्ड लिमिट जो आपको चाहिए थी अपनी सीरीज की, रिक्वायर्ड लिमिट, जो लिमिट हमें चाहिए अपनी सीरीज के लिए, वो होगी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के 1, और जो एक्सप्रेशन आया था dx अपॉन 1 प्लस x, इंटीग्रेट कर डालें इसको, जो आएगा वही मेरा आंसर था। पता है 1/1 प्लस x का इंटीग्रेशन आता है log 1 प्लस x, ठीक। लोअर लिमिट हमारे पास कितनी है, 0, अपर लिमिट 1 है, दैट इज इक्वल टू log 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू log 2, और माइनस log 1, log 2 माइनस log 1, और हमको पता है log 1 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए केवल हमारे पास बचेगा दिस इज इक्वल टू log 2। आंसर नोट कर लो, अगले न्यूमेरिकल पर आते हैं।
सेकेंड न्यूमेरिकल करते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल लिखना, जो दूसरी सीरीज हमें दी गई थी वो सीरीज हमारे पास थी सेकेंड सीरीज थी n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस इस तरीके से चलते हुए प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। सबसे पहले जनरल टर्म बनाते हैं, सॉल्यूशन देखना। सॉल्यूशन में पहला जनरल टर्म यानी आर्थ टर्म dr इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। आज की तारीख में अगर हम देखें तो इस आर्थ टर्म में r इन्वॉल्व है, r-1 नहीं है, तो इसका मतलब हमारा काम आसानी से हो सकता है। ठीक, लिख देना dr इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अगला काम जो हम करेंगे, अगला काम हम यही करते हैं, इसमें जहां जहां n है उसकी जगह 1 अपॉन h को लगाना पड़ेगा। सेकंड स्टेप देखना, सेकंड स्टेप, अच्छा इसको लिख देते हैं जनरल टर्म, जनरल टर्म। अब सेकंड स्टेप पे आते हैं। सेकंड स्टेप में लिखना पुट n इज इक्वल टू 1 अपॉन h। जहां जहां पर n है उसकी जगह पर 1 अपॉन h रखो। तब सोचो ये जनरल टर्म किस में बदल जाएगा, जनरल टर्म। एक्चुअली इसी जनरल टर्म से हम जनरल एक्सप्रेशंस निकाल रहे हैं जिसको हमें इंटीग्रेट करना होगा। जनरल टर्म इज इक्वल टू n की जगह 1 अपॉन h लगा दें, तो 1 अपॉन h अपॉन यहां पर 1 अपॉन h स्क्वायर और प्लस कितना हो गया r स्क्वायर। सिंपलीफाई करें तो ये अपने पास आएगा, दिस इज इक्वल टू ये h स्क्वायर यहां होगा तो 1 प्लस r स्क्वायर इनटू h स्क्वायर और बटे h स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो ये बनेगा h स्क्वायर अपॉन h अपॉन 1 प्लस r स्क्वायर h स्क्वायर। एक h से ये h कैंसिल आउट हुआ, यानी कि जनरल टर्म हमारे पास आता है h अपॉन 1 प्लस r h का होल स्क्वायर। फिर वही बात है, न्यूमरेटर में h का फैक्टर मिल गया और ये पूरा फंक्शन ऑफ r h बन चुका है। अगला काम जानते हो, h की जगह पर dx पुट करो, r h की जगह पर x पुट करो। ठीक ना, थर्ड स्टेप, थर्ड पुट r h is equal to x and h is equal to dx। b है जो हमें एक्सप्रेशंस मिलेगा उस एक्सप्रेशंस को लिख देते हैं, b है dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। इसकी जगह पर dx हुआ और यहाँ rh की जगह पर x तो x स्क्वायर। एक्सप्रेशंस में dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब हमको इसी एक्सप्रेशंस को इंटीग्रेट करना है और ख्याल रखना इसको इंटीग्रेट करने के लिए हमको लोअर और अपर लिमिट चाहिए। चलो लोअर अपर लिमिट निकालते हैं। कैसे निकलेगी, जो आपका जनरल टर्म आया है, जनरल टर्म को पहले और लास्ट वाले टर्म के बराबर करो। यहां से एक r की वैल्यू मिलेगी, यहां से दूसरी r की वैल्यू मिलेगी। लिखना चौथा स्टेप, चौथे स्टेप में लिखना पुट जनरल टर्म, पुट जनरल टर्म, पुट जनरल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म एंड जनरल टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म। पहले वाले से देखते हैं, यहां से हमको क्या मिलता है, जनरल टर्म है n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू पहला n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। यानी दिस इंप्लाइज दैट पहले टर्म के लिए आपको मिलता है r इज इक्वल टू 1 बाय कंपैरिजन n स्क्वायर r स्क्वायर 1 स्क्वायर, तो r इज इक्वल टू 1। पहला तो ये मिला आपको। अब आप जनरल टर्म यहां से लास्ट टर्म के बराबर करते हैं, ये आपको देगा n अपॉन n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू लास्ट का टर्म देखना n अपॉन n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। कंपैरिजन करें, n की जगह n स्क्वायर r की जगह n। दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू n। नोट किया जाए। अब ये जो आपके आएंगे, पहले टर्म के लिए आपके r की वैल्यू 1 मिली है और दूसरे टर्म के लिए आपके r की वैल्यू n मिली हुई है। अब हम इससे वैल्यू निकालेंगे, किसकी, RH की वैल्यू निकालेंगे, पहले टर्म पर भी और दूसरे पर भी। RH की वैल्यू निकलेगी लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर, जो आएगी वो आपकी लोअर लिमिट होगी, और RH की वैल्यू h टेंडिंग टू 0 पर जो इसके लिए आएगी वो आपकी अपर लिमिट होगी। अप्लाई करते हैं, पांचवा स्टेप लिखना
स्टेप 5 लिखना, वैल्यूज ऑफ आर एच दैट इज एक्स, क्योंकि हमने आर एच को ही कितना पुट किया है एक्स, तो एक्स की लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने की बात हो रही है। वैल्यूज ऑफ आर एच फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट, फॉर द फर्स्ट एंड लास्ट, for the first and last terms are values of RH for the first and last term। ध्यान देना, फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म के लिए जो RH है उसकी वैल्यू देखना कितनी होगी। पहले टर्म के लिए R की वैल्यू कितनी आएगी 1, तो यहाँ 1 रखो, तो केवल और केवल H होगी। और लास्ट टर्म के लिए वैल्यू देखना, लास्ट टर्म RH ये बदल जाएगा किसमें, लास्ट टर्म के लिए r की वैल्यू n है, तो ये बदल गया nh। पहले टर्म के लिए r की वैल्यू rh की वैल्यू h होगी और लास्ट टर्म के लिए nh होगी। लेकिन फिर एक चीज गौर करना, ये मेरे पास पड़ा हुआ है पहले से, यानी कि nh इज इक्वल टू कितना होगा 1, तो इसका मतलब ये तो रहेगी h ही, लेकिन ये हो जाएगी कितनी, nh इज इक्वल टू 1। अब हम लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालेंगे, किस पर, लिमिट h टेंडिंग टू 0 पर। लिखना छठे स्टेप में लिखना, प्रोसीडिंग टू द लिमिट, प्रोसीडिंग टू द लिमिट, प्रोसीडिंग टू द लिमिट, और लिमिट कौन सी होगी, h टेंडिंग टू 0, प्रोसीडिंग टू द लिमिट h टेंडिंग टू 0। पहले लोअर लिमिट निकाल लेते हैं, यहां पर लिख रहे हैं, ध्यान दें, लोअर लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू द 0, और पहला टर्म उठाना, केवल और केवल h ही रहेगा, दैट इज इक्वल टू लिमिट कितनी आई 0, अगला टर्म 1 है, तो यहां पर अपर लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू द 0, और अब की बार nh इज इक्वल टू कितना है 1, जाहिर सी बात है कांस्टेंट है, लिमिट कितनी रहेगी 1। जो इंटीग्रेशन की जो लोअर लिमिट आई वो 0 आती है और जो अपर लिमिट आई वो 1 आ गई। रिक्वायर्ड इंटीग्रल निकाल लेते हैं, सॉरी रिक्वायर्ड लिमिट निकाल लेते हैं, therefore इसलिए रिक्वायर्ड लिमिट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है 1, और एक्सप्रेशंस क्या है, ये थे एक्सप्रेशंस, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करके जो आंसर आएगा वही मेरी लिमिट होगी, रिक्वायर्ड लिमिट। और अगर इंटरमीडिएट में फार्मूला याद हो तो ये खूब अच्छे से पता है कि dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x आता है, तो ये हो गया दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x, सॉरी उल्टा कर रहे हैं, ये हो जाएगा, रुको इधर लिखते हैं, इधर का हम हटा सकते हैं, लिखना रिक्वायर्ड लिमिट इज इक्वल टू रिक्वायर्ड लिमिट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसका इंटीग्रेशन अपने पास होगा दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स x, और जहां पर लोअर लिमिट कितनी है 0, अपर लिमिट कितनी है 1, वैल्यू रखते हैं, ये अपने पास आएगा tan इनवर्स 1 और माइनस tan इनवर्स 0। हमको पता है tan इनवर्स 1 का मतलब होता है पाई बाई 4, और 0 tan इनवर्स 0 का मतलब 0, यानी आंसर सिर्फ और सिर्फ होगा पाई बाई 4। नोट करो, हो जाए तो तीसरा करवाएं, चौथा तुम लोगों के लिए एज ए एक्सरसाइज रहेगा, वो तुम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा।
फोर्थ लिखते हैं, सॉरी थर्ड, तीसरा दिया गया है सी, n अपॉन n स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस सो ऑन प्लस n अपॉन n स्क्वायर प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसमें अगर गौर किया जाए, पहले टर्म है n अपॉन n स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, पहला टर्म है लेकिन यहाँ 0 एक कम है। दूसरा टर्म है n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, सोचो दूसरा टर्म है लेकिन यहाँ 1 है एक कम। ये तीसरा टर्म है लेकिन यहाँ 2 है एक कम। तो अर्थ टर्म जब हम निकालेंगे tr, तो अर्थ टर्म आएगा n अपॉन n स्क्वायर प्लस एक कम r माइनस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन दिक्कत ये कि r माइनस 1 को इन्वॉल्व करता है, तो मेरा अगला काम होगा इस r माइनस 1 को r में बनाना। तो हम अर्थ टर्म ना निकाल करके r प्लस 1th टर्म निकालेंगे, यानी यहाँ रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस स्मॉल r बाई r प्लस 1। सोचा पूरे में r की जगह r प्लस 1 रखेंगे तो ये बनेगा tr प्लस 1, दैट इज द जनरल टर्म इज इक्वल टू n अपॉन n स्क्वायर r प्लस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू प्लस r स्क्वायर। अब ये मेरा जनरल टर्म बनेगा। इस बार हम अर्थ टर्म को जनरल टर्म नहीं लेंगे। चलो शुरुआत करते हैं इसी का। लिखना जनरल टर्म, या पहले टी आर ही लिख देते हैं सॉल्यूशन में। टी आर इज इक्वल टू, यह होगा n अपॉन n स्क्वायर प्लस r माइनस 1 का होल स्क्वायर। लेकिन चूंकि अपने अंदर में r माइनस 1 को जगह दिया है, इसलिए ये आपका जनरल टर्म नहीं हो सकता है। जब ये जनरल टर्म नहीं होगा तो हम जनरल टर्म टी आर को ना मान करके बल्कि टी आर प्लस 1 को मानेंगे। आगे यहीं पर लिख देना, इट इन्वॉल्व्स r माइनस 1। ठीक, सो जनरल टर्म इज इक्वल टू टी आर प्लस 1 इज इक्वल टू n अपॉन, जहां जहां r है उसकी जगह r प्लस 1 करो, n स्क्वायर प्लस r प्लस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू केवल r स्क्वायर। यहां लिख देना रिप्लेस r बाई r प्लस 1, ठीक, इन टी आर। आपका जो टी आर आया था उसमें हमने जहां जहां r था उस r को हटा करके उसकी जगह r प्लस 1 कर दिया है। ठीक, और अब चूंकि अपने अंदर में r को इन्वॉल्व किया हुआ है इसलिए हम इसी को नाम दे देते हैं दैट का जनरल टर्म। अगला काम फिर वही है, लिखना। ये तो पहला स्टेप हो गया और दूसरे स्टेप में आते हैं सेकंड स्टेप में जहां जहां n है उसकी जगह 1 अपॉन h रखते हैं। पुट n इज इक्वल टू 1 अपॉन h। ठीक, तो रखते हैं, कितना बनेगा, जनरल टर्म बिकम्स ये बन जाएगा 1 अपॉन h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो दिस इज इक्वल टू, ये बनेगा h स्क्वायर अपॉन h दैट इज इक्वल टू केवल h अपॉन, नीचे के हिस्से में अपने पास होगा 1 प्लस r h का होल स्क्वायर। तीसरा स्टेप कहीं पर जहां h है उसकी जगह पर dx रखो, r h की जगह पर x रखो। पुट h इज इक्वल टू dx एंड r h इज इक्वल टू x। चलो देखते हैं, एक्सप्रेशंस बिकम्स, या b गेट हम प्राप्त करते हैं, b गेट dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। अब इनका इंटीग्रेशन किया जाएगा, लेकिन हमें लोअर लिमिट और अपर लिमिट चाहिए। चलो उनके लिए काम करते हैं, लेकिन लोअर लिमिट अपर लिमिट निकालने से पहले आर एच की वैल्यू निकाल लेते हैं। चौथा स्टेप लिखना, फोर्थ स्टेप लिखना इसमें। अच्छा, एक काम करते हैं, जनरल टर्म को पुट करो पहले टर्म के बराबर और जनरल टर्म को पुट करो लास्ट टर्म के बराबर और आर की वैल्यू निकालो। आर की वैल्यू आएगी तब हम आर एच की वैल्यू पर जाएंगे। पहले आर की वैल्यू निकालते हैं। लिखना, पुट जनरल टर्म, ठीक, जनरल टर्म ये माने टी आर प्लस 1, ये नहीं है जनरल टर्म। जनरल टर्म इज इक्वल टू
फर्स्ट टर्म एंड जनरल टर्म इज इक्वल टू लास्ट टर्म। चलो पहले जनरल टर्म को पहले टर्म के बराबर रखते हैं। ये हमको कितना देगा वो देखते हैं। जनरल टर्म है n/n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, और इसको बराबर रख दो पहले टर्म के। पहला टर्म है n/n स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी ये हमको देता है दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू 0। पहले टर्म के लिए r बराबर 0। अच्छा, अगर पहले टर्म के लिए r बराबर 0 है तो सोचो पहले टर्म के लिए RH की वैल्यू कितनी होगी। RH में r बराबर 0 रखते वो भी कितना हो जाएगा 0, तो हम यहीं पर लिख देते हैं दिस इंप्लाइज दैट RH कितना बन चुका है 0 बन चुका है फॉर फर्स्ट टर्म। आपके पहले टर्म के लिए RH कितना हो चुका है 0। यहां पर देखना ये आपको क्या देगा n/n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू n अपॉन लास्ट टर्म n/n स्क्वायर प्लस n-1 का होल स्क्वायर। नोट करो। और अगर यहां से हम r की वैल्यू को देखें कंपैरिजन करा के, तो इस बार r इज इक्वल टू n-1 मिला। दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू n-1 एंड दिस इंप्लाइज दैट, सोचो अब RH कितना बनेगा। अब आपका जो RH था वो पलट चुका है किसमें n-1 h में। लेकिन फिर गौर करना दिस इज इक्वल टू NH माइनस H, और NH की वैल्यू हम जानते हैं। यहां वापस लौट n इज इक्वल टू 1/h, तो NH इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया अपने पास दिस इज इक्वल टू 1 माइनस h। अब हम लोअर लिमिट निकालेंगे उस RH पर और इस RH पर h टेंडिंग टू 0 पर। लिखना पांचवा स्टेप। लिखना therefore लोअर लिमिट, सीधे लिख रहे हैं इस बार, लोअर लिमिट इंटीग्रेशन की जो आपकी लोअर लिमिट होगी वो होगी लोअर लिमिट इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू द 0, और RH की वैल्यू फर्स्ट टर्म के लिए कितनी आ रही है 0 आ रही है, इज इक्वल टू 0। लोअर लिमिट आपकी 0 रही। ठीक, आओ अपर लिमिट देखते हैं। अपर लिमिट इज इक्वल टू फिर वही काम लिमिट h टेंडिंग टू द 0, और गौर करना अपर लिमिट के लिए यहां पर ये 1 माइनस h अगेन कितना आया 1 आया। एक बार फिर से रिक्वायर्ड एलिमेंट निकाल लेते हैं इंटीग्रेट करके। therefore यहां हम लिख रहे हैं therefore रिक्वायर्ड लिमिट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर के 1 तक, और जो एक्सप्रेशंस मिला था dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी भी जस्ट पहले हम लोग इसको कैलकुलेट कर चुके हैं, ये आएगा π/4 आंसर। ये आपका आंसर दैट्स द π/4। लास्ट वाला तुम लोगों के लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से लगेगा वो तुम लोग लगाना। कल इसके फिर दूसरे वीडियो जो इसका अगला अपलोड करेंगे उसमें हम और न्यूमेरिकल करा देंगे। अभी फिलहाल के लिए इसी पर इसको रोकते हैं।